आज का टॉपिक है साउंड। साउंड को हिंदी में बोलते हैं हम लोग ध्वनि, या नॉर्मल लैंग्वेज में, बोलचाल की लैंग्वेज में आवाज शब्द का यूज करते हैं कि काफी आवाज आ रही है। तो साउंड क्या है, मतलब साउंड के बारे में पढ़ना है, या हिंदी में बात करें तो ध्वनि के बारे में पढ़ना है। तो साउंड एक ऐसा शब्द है कि जिस दिन से कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसी समय से वो साउंड को सेंस करता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, दूधमुआ बच्चा है, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, उसको किसी चीज का ज्ञान है या नहीं है, आप यदि उसके पास में जाके और ऐसे ताली बजाते हो तो वो लड़का आपकी तरफ देखता है। इवन ही डज नॉट नो अबाउट द वर्ड साउंड, वो साउंड के बारे में उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे आप उसके पास ताली बजाते हो या कोई खिलौना बजाते हो या कुछ भी ऐसा ध्वनि वहां पे उत्पन्न होती है, तो वो उस चीज को, उस ध्वनि को सेंस करता है। उसको पता है कि कोई ऐसी चीज है जो किधर से आ रही है, और वो उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। यह सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप या हम या कोई भी सिंपल सा कहीं बैठे हुए हैं शांति से, और कहीं हमको पीछे कोई आवाज आ रही है, कोई गाना बजने लगा, तो तुरंत हम ना चाहते हुए भी हम सेंस कर लेते हैं कि अरे पीछे कोई आवाज आ रही है, कुछ हो रहा है क्या, कोई बाजा बज रहा है क्या। इसका मतलब ये है कि साउंड एक ऐसी चीज है जिसको हम सेंस करते हैं, ये सेंसेबल है। सेंस नहीं करते तो एक छोटा सा बच्चा जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो साउंड प्रोड्यूस करने पे सेंस करता है। या बहुत छोटे बच्चे हैं, 1-2 साल के बच्चे हैं, उनके सामने आप म्यूजिक बजा दिए तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वो मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं हो सकता है अपने आप को ताली बजाने लगे। इसका मतलब ये है कि ही इज फीलिंग, वो उस साउंड को, उस आवाज को, उस म्यूजिक को, उस ध्वनि को वो सेंस कर रहा है कहीं ना कहीं बॉडी के किसी न किसी पार्ट से, और उस सेंस करने से वो महसूस कर रहा है और उसके हिसाब से वो रिएक्शन दे रहा है अपना। तो साउंड एक ऐसी चीज है जिसको हम सेंस करते हैं, इतना तो कंफर्म है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सेंस कर रहा है, तो क्या सेंस कर रहा है, जैसे कि मतलब ये है कि आप या कोई बैठ के पूजा कर रहा है और उसको अचानक से कि हल्ला सुनाई देता है, तो तुरंत उसके, भले ही पूरा ध्यान है उसका पूजा में, कई बार ऐसा होता है कि उसके दिमाग में ये जाता है कि हाँ ये कोई चीज है जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, एनीथिंग विच इज डिस्टर्बिंग मी। जैसे अभी हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं और बाहर कोई काफी आवाज आने लगे, तो हम यहाँ पे जितने बच्चे होंगे वो सारे लोग अचानक से उनका ध्यान उधर की तरफ चला जाएगा। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन अचानक से उनका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली उधर की तरफ जाएगा कि क्या, हाँ कि ये आवाज किधर से आ रही है या कुछ जो डिस्टर्ब हो रहा है। इट मीन्स ये है कि हर एक व्यक्ति साउंड को सेंस करता है, साउंड को महसूस करता है। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि साउंड सेंसिटिव, साउंड को सेंस करते हैं। अब साउंड होता क्या है, साउंड है क्या, जैसे कि एक एग्जांपल और लीजिए। एक एग्जांपल ये है कि लेट अस सपोज कि यहां पे ये बोर्ड है और हम क्या कर रहे हैं, तो यानी कि यहां से कोई, जब ये हम यहां पे नॉक कर रहे हैं तो यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और ये साउंड प्रोड्यूस होकर यहां से हमारे कानों तक आ रहा है। साउंड यहां से प्रोड्यूस होकर हमारे कानों तक आ रहा है, या 2 इन चीजों को आपस में यदि बजाते हैं तो इसमें से भी क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो साउंड क्या है, साउंड एनर्जी का फॉर्म है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, कैसे हम बात कर रहे हैं कि साउंड एनर्जी का फॉर्म है, हमने ये कहा कि जैसे इस बोर्ड को हम ऐसे ऐसे नॉक कर रहे हैं तो यहां से कोई चीज, इस मार्कर को इस बोर्ड से यहां से ऐसे करने से कोई ऐसी चीज है जो निकल रही है, और वो निकलने के बाद हमारे कानों तक पहुंच रही है, और ये जो चीज है इसको कहते क्या, साउंड है। यानी कि साउंड को हम अपने कानों के द्वारा सेंस कर रहे हैं, और ये है क्या जो चीज यहां से निकल के हमारे कानों तक पहुंच रही है, ये किस फॉर्म में है, तो साउंड, ये साउंड है क्या, किस फॉर्म में है कि इसको हम यहां से निकाल के अपने कानों तक सेंस कर पा रहे हैं, ये एनर्जी है। साउंड क्या है, एनर्जी है। तो अब पूरे इस कंक्लूजन के बाद
हम इस डिस्कशन पे आते हैं, जैसे कि नदी, पहाड़ों से जो नदी का फॉल हो रहा है वहां पे भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, फैन चल रहा है वहां पे भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, कोई मशीनरी चल रही है वहां पे भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। हर एक केस में साउंड प्रोड्यूस होता है और इस हर एक साउंड को हम लोग सेंस करते हैं। हम ना सेंस करें, कोई ना कोई सेंस करता है। तो साउंड सेंस की जाती है और है क्या, ये एनर्जी है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू ईयर्स। साउंड एक प्रकार की ऊर्जा है जो कानों में सेंस की जाती है, हियरिंग के लिए, सुनने के लिए। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया इतना? साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू आवर ईयर्स। ये कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आया साउंड का। कोई भी केस, अब साउंड कहीं हो सकता है। साउंड यहां पे जैसा कि है, यहां पे हम यहां पे नोक कर रहे, तो ये क्या है? ये साउंड है। साउंड को कहां पे हम सेंस कर रहे हैं? कान के द्वारा। साउंड सेंस हो रही कान की तरफ है। क्या ये एनर्जी है? एनर्जी कहां से निकल रही? यहां पे जब इसको नॉक कर रहे हैं तो इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और वो साउंड एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास, हमारे कानों तक पहुंच रही है। तो ये साउंड की डेफिनेशन ये बन के आएगी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू आवर ईयर्स। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब किस फॉर्म में आती है? एनर्जी के कई सारे फॉर्म होते हैं। तो एनर्जी की, साउंड यदि एनर्जी है तो ये किस फॉर्म में, किसी ऑब्जेक्ट से निकल के हमारे कानों तक पहुंच रही है? हाउ कैन वी सेंस इट? इट ट्रेवल्स द फॉर्म ऑफ वेव। किस फॉर्म में चलती है? ये वेव के फॉर्म में चलती है। किस फॉर्म में चल रही है? ये वेव के फॉर्म में चल रही है। तो आप कह रहे हो साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी which causes sensation of hearing। यानी कि ठीक है, अब साउंड एनर्जी का फॉर्म है। इतना कॉन्सेप्ट करें कि साउंड क्या एनर्जी का फॉर्म है। अब एनर्जी क्या होती है, ये पीछे के चैप्टर्स में आप पढ़े होंगे, नहीं होंगे तो पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं कि एनर्जी क्या होती है। अब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, वेव। साउंड किस फॉर्म में चल रही है? वेव के फॉर्म में चल रही है। तो अब ये वेव के फॉर्म में चल रही है, इसीलिए कहीं कहीं पे साउंड को हम साउंड वेव भी कहते हैं। साउंड को क्या बोलते हैं हम? साउंड वेव भी कहते हैं। साउंड वेव भी होगी। क्यों साउंड वेव कह दिए? क्योंकि साउंड वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है एक ऑब्जेक्ट से, जहां से वो प्रोड्यूस होती है, वहां से दूसरी जगह पे। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट ये है कि साउंड को ग्लोबल वर्ल्ड में हमने जान लिया, ये पार्टिकल टू पार्टिकल मूव कर रहा है। अब यहां पे वेव क्या होता है? तो वेव का मतलब ये हो गया कि वहां पे, जैसे कि लेट अस सपोज कि यहां पे कोई रस्सी बंधी हुई है दीवार में, या कोई स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग मान लीजिए कि यहां पे पूरी एक टाइट स्प्रिंग बंधी हुई है यहां से यहां तक, और इस टाइट स्प्रिंग को हम यहां से हाथ से ऐसे ऐसे मारते हैं। जब ये मारे तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे कुछ प्रोड्यूस होगी, और इस प्रोड्यूस होने को हम बोल देंगे कि यहां पे इस स्प्रिंग में क्या हो रहा है? स्प्रिंग में डिस्टरबेंस हो रहा है। स्प्रिंग में क्या हो रही है? स्प्रिंग में डिस्टरबेंस हो रहा है। और इस जो डिस्टरबेंस होता है, जैसे कि आप तालाब है, कोई छोटा सा कोई तालाब है, बचपन में लोग किया, आपने उस पर एक पत्थर लिया और उस तालाब में एक पत्थर फेंक दिया। अब उस तालाब में जब पत्थर फेंकते हैं तो पानी वहां के क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। और ऐसे देखते कि पानी ऐसे 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 चल रहा है कुछ, यानी कि वहां पे डिस्टर्ब हो रहा है। एक बड़ा टब ले लिया, वहां पे भी आपने कोई चीज गिरा दी, तो क्या हो रहा है? वहां पे डिस्टर्बेंस हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है? डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो कहीं ये जो डिस्टर्बेंस होता है किसी मीडियम में, इस डिस्टर्बेंस को वेव कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं तरंग। तो व्हाट इज वेव? वेव इज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूसेस इन एनी मीडियम। तरंग क्या है? किसी माध्यम में जो डिस्टर्बेंस होता है उसको हम वेव बोलते हैं। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जैसे एक यहां पे देखिए, यहां पे जैसे कि मान लीजिए कि ये तालाब है
और इस तालाब में यहाँ पे आपके वाटर, इस तालाब में यहाँ पे वाटर। अब इसमें आपने एक पत्थर फेंका, यहाँ पे आपने कोई स्टोन फेंका थोड़ा सा, तो जैसे स्टोन फेंक रहे हैं, ये स्टोन यहाँ पे इस वाटर के इस सरफेस पे आके गिरता है यहाँ पे, और जैसे इस सरफेस पे आके गिरेगा तो ये स्टोन कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कि यहाँ के वाटर को ये क्या कर रहा है, हटा रहा है, रिप्लेस कर रहा है। और जब वाटर को यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है तो इनडायरेक्टली इसने किया क्या, इनडायरेक्टली यहाँ इस स्टोन ने यहाँ के वाटर को डिस्टर्ब किया। अरे डिस्टर्ब क्यों किया भाई, क्यों, क्योंकि कोई भी चेयर रखी हुई है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक सांची रखी हुई है, और कोई यहां से आया इसको यहां से मार दिया, तो ये चीज क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई ना, क्योंकि उसकी जगह से उसको हटना पड़ा। या 10 लोग बैठे हुए, कोई बीच में आया और बीच में आके घुस गया, अपनी कुर्सी लगा दी, तो बाकी लोग को क्या करना पड़ेगा, अपनी जगह से थोड़ी थोड़ी हटना पड़ेगा। 10 कुर्सियां एक साथ लगी हुई थी और बीच में कोई आ रहा है, तो बाकी कुर्सियां हल्की हल्की से हटेंगी, तब जाके वो वहां पे बैठ पाएगा। तो सिंपली जब ये स्टोन यहाँ पे आता है और यहाँ पे गिर रहा है, तो यहाँ के वाटर पे डिस्टर्ब करता है। तो उसी तरीके से हमको पानी जो है ऐसे ऐसे चलती हुई दिखाई देती है, ये कुछ उत्पन्न होती है, इस तरह की कुछ अपीयरेंस होता है हमको। इसी को हम बोलते हैं वेव। यानी किसी भी मीडियम में जब कोई डिस्टरबेंस होता है तो उससे एक एनर्जी का फॉर्म प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड वेव। द डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन एनी मीडियम ड्यू टू एनी कॉज इज कॉल्ड वेव। वेव कितने तरह के होते हैं, वेव 2 तरह के होते हैं। वेव इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव के 2 टाइप होते हैं। पहला हो गया आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव और दूसरा हो गया मैकेनिकल वेव। First is electromagnetic wave and second is the mechanical wave. What is the electromagnetic wave? As the name suggests, the wave is मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों कॉन्सेप्ट आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट और मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट दोनों आते हैं, और ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल का मतलब हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट की यांत्रिक ऊर्जा। किसी ऑब्जेक्ट के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को उस ऑब्जेक्ट की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो जहां पे भी मैकेनिकल वर्ड आता है, इट मींस कि वहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल 2 कॉन्सेप्ट हिडन हुए हैं। तो ये वेव जो होती है ये 2 तरह की हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई और दूसरी हो गई आपकी मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव। यहां पे हमको पढ़ना है सिर्फ मैकेनिकल वेव के बारे में। फर्दर द मैकेनिकल वेव इज ऑफ 2 टाइप्स। मैकेनिकल वेव कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैकेनिकल वेव इज ऑफ 2 टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये दोनों अलग अलग हैं, इनकी डेफिनेशंस अलग हैं, जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में बात कर लेंगे कि मैकेनिकल वेव के जो 2 फॉर्म होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, ये क्या होते हैं। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसको अगले पॉइंट समझेंगे। अब यहां पे बात कर रहे हैं हम कि साउंड क्या है। तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which causes the sensation of hearing. It travels in the form of wave. और किस फॉर्म में वेव की, मैकेनिकल वेव के फॉर्म में साउंड चलती है एक मीडियम से दूसरे, जहां पे भी, यहाँ पे अपने सोर्स से जहां पे भी इसको जाना होता है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड सुनने का तो हमने समझ लिया कि साउंड सुनाई देती है, थाली बजे तो, ताली बजे तो, पंखा चले तो, ट्रेन चले तो, बाजा बजे तो, हमको हर चीज में साउंड सुनाई देता है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब हमने साउंड शब्द नाम भी नहीं सुना था तब से भी हम सुन रहे हैं कि साउंड है, हम बोल रहे हैं साउंड है, आप बोल रहे हो ये साउंड है, मोबाइल पे दिन भर यूट्यूब में गाना बजाते हैं वो साउंड है। तो ये हर चीज क्या हुई, साउंड हुई। जो आप कानों से सुन रहे हैं वो साउंड हो गई, क्लियर। लेकिन ये प्रोड्यूस कैसे होती, तो इसका हमने भी एग्जांपल दिया
कि अभी यहाँ पे हमको कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, यदि हम खामोश हैं एक सेकंड के लिए, लेकिन जैसे यहाँ पे हमने तो साउंड सुनाई दे रहा है। तो हुआ क्या, जैसे ही यहाँ पे हम कोलाइड कर रहे हैं, जैसे इसका ऊपर नॉक कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, मीडियम में वाइब्रेशन होता है। क्या होता है, वाइब्रेशन। जैसे कि जब पानी में, तालाब में आपने पत्थर मारा था तो वहां पे क्या हुआ, डिस्टरबेंस हुआ, और डिस्टरबेंस होने से हुआ क्या, मीडियम में क्या वाइब्रेशन। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि एनी वाइब्रेटिंग बॉडी इज द सोर्स ऑफ साउंड। एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी इज द सोर्स ऑफ साउंड। यानी कि या साउंड प्रोड्यूसेस ड्यू टू द वाइब्रेशन। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। इसका कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे अभी ये दो ऑब्जेक्ट हैं, अपने अपने अलग अलग स्थिति में, कोई मतलब नहीं है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन आप जब दोनों को आपस में नॉक करते हैं तो क्या हो रहा है, एक दूसरे के पार्टिकल्स में क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि इसके आपस के पार्टिकल्स में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। और ये वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। किसी मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी कि साउंड का सोर्स हो गया वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट किसी भी साउंड का सोर्स हो गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ये सपोज करिए कि यहां पे हमने बताया कि एक ये ऑब्जेक्ट है हमारा, कोई भी, ये कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां पे इसको करेंगे, साउंड प्रोड्यूस होगी। अब साउंड प्रोड्यूस यहां से होगी तो इसमें क्या है, या मान लीजिए कि यहां से यहां तक मीडियम है, तो इस मीडियम में कई सारे पार्टिकल्स हैं। इसको यदि आप रेड से देखना चाहें तो ये सारे क्या है, ये सारे मीडियम पार्टिकल्स हैं। अब इन सारे मीडियम पार्टिकल्स यहां से यहां तक है, तो मान लीजिए कि यहां पे यदि हम नॉक कर रहे हैं और हम सुन कहां पे रहे हैं, यहां पे, यानी कि यहां पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और यहां तक वो ट्रेवल कर रहा है। तो यहां पे मान लीजिए कि यहां से ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहां पे नॉक करने से साउंड प्रोड्यूस होके इधर की तरफ जा रही है। तो जब आप मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किया गया, आप कई सारी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमको ये पता चलता है कि लेट अस सपोज कि यहां से कोई यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और यहां से यहां तक जा रही है। यहां पे जैसे कान लगाएंगे सुनाई देगा। लेकिन मान लीजिए कि यहां के बीच का जो ईयर वाला पोर्शन है, ईयर, इसको हमने वैक्यूम कर दिया, या हम यहां पे बोल रहे हैं और आप वहां पे सुन रहे हो, तो हमने इस बीच के पोर्शन को वैक्यूम कर दिया, इसमें एयर नहीं, बिल्कुल वैक्यूम हो गया। इन केस, उस केस में ये देखा गया, इट इज ऑब्जर्व दैट कि यहां से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो आप तक जा नहीं रही है, वो वहां तक पहुंचेगी नहीं। ठीक है ना, मतलब एक जगह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी जगह पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, लिसनर खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बीच का जो स्पेस है, जो बीच का प्लेस है, उसको हमने वैक्यूम कर दिया, निर्वात कर दिया। उसके बीच में एयर है, कोई ऐसा मीडियम नहीं है बिल्कुल। तो ये देखा गया कि वहां पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो साउंड यहां तक पहुंच नहीं रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साउंड को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। साउंड रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। साउंड रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है।
यहां पे यदि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और यहां पे साउंड पहुंच रहा है, और यदि किसी तरीके से बाय एनी मींस आपने इस पूरे पोर्शन को यहां से यहां के बीच को वैक्यूम कर दिया, यहां पे वैक्यूम हो गया, तो साउंड की यहां से यहां तक साउंड जाएगी, लेकिन यहां से यहां आगे नहीं जा पाएगी, यानी कि यहां पे साउंड सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बीच का जो ये स्पेस है, बीच का जो ये स्पेस है, ये वैक्यूम है, और साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, यानी कि साउंड बिना किसी मीडियम के, बिना किसी माध्यम के ट्रेवल नहीं करता है। तो कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन हियर? कंक्लूजन इज दिस कि साउंड रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इतना तो क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, अब फिर से आते हैं। तो अब साउंड कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो होता क्या है, हमने बताया कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहां पे आपने फोर्स लगाया, यहां पे आपने क्या क्या फोर्स लगाया। फोर्स लगाने का मतलब क्या हुआ कि आपने इसको एनर्जी दी, एनर्जी प्रोवाइड की गई इस ऑब्जेक्ट को। जैसे हम ऐसे दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स का मतलब क्या है? इसमें क्या है? इस मात्रा में जब ये चल रहा है तो क्या है? चलने पे कौन सी एनर्जी होती है? द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हम इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। तो यहां के पार्टिकल को एनर्जी मिल गई, और जैसे एनर्जी मिलती है ये ऐसे मोशन में आ गया। अब ये मोशन में होकर दूसरे पार्टिकल से यहां पे कोलाइड करता है, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है, फिर इसको एनर्जी मिल गई, ये भी यहां पे मोशन में आ गया। मोशन में यदि पहले भी था तो इसका मोशन बढ़ गया, यहां पे आ गया। फिर ये अगले से कोलाइड करता है, फिर ये मोशन में गया, फिर अगले से कोलाइड करता है, ये मोशन में आ गया, फिर ऐसे 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 चलता रहता है, और यहां पे जाके साउंड सुनाई देता है। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है वेव के फॉर्म में, और साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक एक मीडियम के द्वारा पहुंचता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में यहां पे काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपस में ट्रांसफर हो रहे हैं, और इन चारों को बोलते क्या है? मैकेनिकल। तो इसलिए साउंड इज आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव। साउंड इज आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव। साउंड क्या है? साउंड क्या है? यदि किसी ने कहा साउंड क्या है? साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। किस फॉर्म की एनर्जी है? किस फॉर्म में चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में कि मैकेनिकल के फॉर्म में? मैकेनिकल के फॉर्म में। मैकेनिकल में साउंड को वेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि साउंड वेव के फॉर्म में चलती है एनर्जी, तो इसको साउंड वेव कहते हैं। और साउंड किस टाइप का वेव है? तो ये आपका मैकेनिकल वेव है। ये यहां का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो साउंड यहां से यहां तक मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में चलती रहती है। अब यहां पे फिर यदि इस फिगर को हम देख रहे हैं, तो यहां पे ये देख रहे हैं कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है कब? जब यहाँ के जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहे हैं? वाइब्रेशन कर रहे हैं। यहां पे ये वाइब्रेशन किया, ये यहां पे क्या रहा है? वाइब्रेशन कर रहा है, ये वाइब्रेशन कर रहा है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल। मीडियम पार्टिकल के वाइब्रेशन करने से, कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। और होता क्या है? जब भी किसी एक्सटर्नल सोर्स से करते हैं तो ये आया, इसने आपको यहां पे दे दिया, यहां पे दे दिया, यहां पे दे दिया, और ये चलता रहता है। अब एक लाइन में फिर से आगे, साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम। साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम चाहिए साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने पे। जहां पे मटेरियल मीडियम नहीं है, इट मींस वैक्यूम में साउंड कैन नॉट ट्रेवल। और व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम? जैसे हमने कहा कि दूध को रखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? आपका आंसर होगा बर्तन की। आपको आंसर क्या होगा? बर्तन की जरूरत पड़ेगी। बिना बर्तन के हम दूध नहीं रख सकते। हवा में यहां पे तो दूध रहेगा, किसी बर्तन में रहेगा। क्लियर? तो साउंड को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? मीडियम की। कौन से मीडियम की? मटेरियल मीडियम की।
क्लियर? दूध को रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मीडियम की, बर्तन की। बर्तन में दूध रखा जाता है। वैसे ही साउंड को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मटेरियल मीडियम की। लेकिन फिर अगला सवाल हम ये करें कि दूध को कैसे बर्तन में रखा जा सकता है? क्या प्लेट में दूध रख पाएंगे? कोई प्लेट रखी हुई हो तो क्या उस प्लेट में हम दूध रख सकते हैं? प्लेट बिल्कुल ऐसा है, नहीं रख सकते। लेकिन अभी उसी प्लेट में चीनी रखना हो, उसी प्लेट में गुड़ रखना हो, उसी प्लेट में चावल थोड़े से रखने हो तो आप रख लेंगे। एक आयरन का टुकड़ा रखना हो रख लेंगे। लेकिन क्या एक सिंपल से ऐसे सीधे प्लेट में दूध रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो दूध रखने के लिए कैसा बर्तन चाहिए? थोड़ा सा जो गहरा हो, जिसकी गहराई हो। उसी तरीके से पूछिए, से हमने पूछा आपसे कि दूध रखने के लिए कैसे बर्तन की जरूरत पड़ेगी, तो आपने कहा थोड़ा सा गहरा हो ताकि दूध उसमें आ जाए। वैसे हम कहें कि साउंड चलती कैसे है? मीडियम में। कैसे मीडियम में? मटेरियल मीडियम होना चाहिए। लेकिन उस मीडियम की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? कैसा होना चाहिए? जैसे दूध रखने के लिए बर्तन कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा गहरा होना चाहिए। उसी तरीके से साउंड जिस मीडियम, क्या साउंड सारे मीडियम में ट्रेवल कर सकती है? इस साउंड कैन साउंड ट्रेवल इन ऑल मीडियम? नो। तो किस मीडियम में ट्रेवल करेगी? उस मीडियम की प्रॉपर्टी क्या है? उस मीडियम की खासियत क्या है? उस मीडियम को होना कैसे चाहिए? तो वो बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम। साउंड्स के ट्रेवल करने के लिए किस मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है? एक एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि साउंड किस तरह के मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। तो पहला इलास्टिक होना चाहिए। मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो इलास्टिक होने चाहिए। दूसरा क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया। और तीसरा क्या है? फ्रिक्शनलेस। यानी कि द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इज मीडियम शुड बी इलास्टिक। मीडियम पार्टिकल शुड बी इलास्टिक। इलास्टिक हिंदी में प्रत्यास्थता बोलते हैं, एक अलग कॉन्सेप्ट है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या होती है? किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ दो, वापस उसी जगह लौटा है, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। जैसे आपने क्या किया? आपने एक रबर लिया और रबर को आपने ऐसे खींचा, रबर को आपने ऐसे खींचा और रबर को खींच के छोड़ दिया। रबर क्या होगा? फिर से अपनी पुरानी जगह पे आ जाएगा। गीला आटा लीजिए, गीला आटा को खींच के छोड़िए, आएगा क्या? नहीं आएगा ना, वहीं रुक जाएगा, जैसे था वैसे रह जाएगा। तो गीला आटा इलास्टिक नहीं हुआ। लेकिन एक रबर को खींचा आपने, एक स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग को आपने ऐसे खींच लिया और खींच के छोड़ेंगे, वापस अपनी पुरानी जगह में आ जाएगा। तो वो चीजें, वो पार्टिकल जो अपनी जगह से हटने के बाद पुनः अपनी वापस स्थिति में आ जाए, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी मीडियम regain its initial shape और पोजिशन। कोई चीज है, यदि यहां पे था, ये ऐसे था और आपने इसको खींच के इतना किया और जब छोड़ दिया तो वापस ये अपनी पुरानी जगह पे आ जाए, तो ये इलास्टिक होगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए साउंड पार्टिकल के मूवमेंट के लिए? मीडियम शुड बी इलास्टिक, प्रत्यास्थता होनी चाहिए। दूसरा क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? जड़त्व। मोशन में क्लियर है कॉन्सेप्ट जड़त्व का। कोई भी चीज जैसे है वैसे ही रहना चाहती है। कोई चीज चल रही है तो चलते रहने के लिए प्रयासरत रहेगी। इफ एनीबॉडी इज इन मोशन दैट इट वांट्स टू बी इन मोशन, इफ एनीबॉडी इज इन रेस्ट देन इट वांट्स टू बी इन रेस्ट। चल रही है तो चलते रहना चाहती है, रुकी हुई है तो रुके रहना चाहती है। ये हमारा जड़त्व होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या? फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन का मतलब होता है उसमें इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इंटरनल किसी भी तरीके के रेजिस्टेंस नहीं होने चाहिए। अब क्यों तीनों चीज होनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज क्या है? इलास्टिक। इलास्टिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने आपको ये बताया कि यहां पे जब भी किसी मीडियम पार्टिकल को एनर्जी दे रहे हैं, तो ये एनर्जी यहां से इस मीडियम पार्टिकल में ट्रांसफर होती है। ये क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है ऐसे ऐसे। फिर ये मोशन करते हुए, ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, इस मोशन करते हुए ये इस पार्टिकल से कोलाइड कर रहा है, इस पार्टिकल से स्ट्राइक कर रहा है
और इस स्ट्राइक करने के बाद अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है। जैसे इसको एनर्जी मिलती है ये फिर से मोशन करता है, फिर ये अगले से टक्कर करता है, एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है, ये चलता रहता है। यानी कि यहां से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ऐसे करते 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 यहां तक पहुंच जाता है। तो ये जो मीडियम का पार्टिकल है इसको इलास्टिक होना चाहिए, इट शुड बी इलास्टिक, बट व्हाई? क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां से ये अपने पोजीशन से ऐसे गया और इससे टक्कर किया, यहां पे टक्कर किया, समझिए ये जो मीडियम का पार्टिकल है इसको जैसे एनर्जी मिली और यहां से यहां पहुंच के क्या करता है, इससे टक्कर करता है, और टक्कर करने के बाद अपनी एनर्जी को ट्रांसफर की, फिर ये आगे बढ़ा, फिर ये इसको टक्कर किया, फिर ये किया, फिर ये किया। तो अब इसको पहली बार में तो इसको एनर्जी मिली, इसने अपनी एनर्जी ली, उसको ट्रांसफर कर दी, लेकिन फिर से इसको यहां से एनर्जी चाहिए। तो इस एनर्जी चाहिए के लिए फिर से इसको कहां आना पड़ेगा, अपनी पोजीशन पे आना पड़ेगा। यदि वो यहां पे टक्कर करके यहीं पे रुक जाएगा तो वापस अपनी पोजीशन में आएगा नहीं, तो अगली एनर्जी कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पे मान लीजिए कि 20 लड़के बैठे हैं और हमें सब में कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट होना करना है। हमने कहा पहले लड़के को हमने कुछ दिया, कहा हाथ बढ़ाओ आगे वाले को दे दो, फिर उसको बोला तुम हाथ बढ़ाओ, तुम आगे वाले को ऐसे देते रहो। तो हम जो पहले को देंगे आगे बढ़ता जाएगा, लास्ट वाले को मिलेगा, फिर हम यहां से देंगे, फिर लड़का लेगा देता रहेगा, आगे वाले को मिलेगा, मिल जाएगा। क्लियर? तो इसी तरीके से बार बार यहां से एनर्जी आती रहेगी, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, यहां तक पहुंचती रहेगी, फिर आएगा, फिर एनर्जी देगी, फिर देगी, मिलता रहेगा। लेकिन एक कंडीशन ये बैठी है कि सबसे आगे वाले लड़के को हमने बिस्किट का पैकेट दिया कि भैया लो और ऐसे बाहर करते रहो। लड़के ने बिस्किट का पैकेट भरा, लेके कमरे के बाहर चला गया। तो जब कमरे के बाहर चला जाएगा लड़का बिस्किट का पैकेट, तो चेन टूट गई ना, बीच में अब तो दे नहीं पाए, क्योंकि हमारी जो कैपेबिलिटी क्या है, हम केवल यहां तक दे सकते हैं, सामने वाले लड़के को दे सकते हैं। सामने वाले लड़के ने उठाया बिस्किट, जोड़ा झंझा लेके क्लास के बाहर, तो उसके बाद वाले लड़के को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये पॉसिबल है कि हम यहां से एनर्जी देते रहे और सारे बच्चों में लास्ट वाले बच्चे तक बार बार वो चीज मिलती रहे। ये पॉसिबल कब है, जब हम इसको दे, ये हाथ बढ़ाए आगे दे और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाए। फिर हमने इसको दिया, ये हाथ बढ़ाए आगे वाले को दिया, वो आगे फिर ट्रांसफर होता रहेगा, फिर अपनी जगह पे आ जाए। फिर हमने इसको एनर्जी दिया या बिस्किट दिया या जो भी दे रहे हैं, इसको मिला, ये अपनी जगह से थोड़ा सा आगे गया, आगे वाले को पकड़ाए और वापस आ जाए। यानी कि ये अपनी जगह से क्या हो रहा है, ये अपनी जगह से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, फिर वापस आ रहा है। ये अपनी जगह से यहां गया, ट्रांसफर किया, फिर वापस आया, अपनी जगह पे एनर्जी लिया, ट्रांसफर किया, फिर वापस आया। यानी कि ये बार बार अपनी इनिशियल पोजीशन में आएगा। यदि आ रहा है तभी साउंड प्रोड्यूस होगी प्रॉपर्ली। तो इस बार बार अपनी वापस पोजीशन में आने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। यानी कि मीडियम शुड बी इलास्टिक। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द मीडियम टू प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड वेव। यदि इलास्टिसिटी नहीं है, मीडियम पार्टिकल की एनर्जी मिली और वो लेके गया और वहीं पे रुक गया, तो फिर से जो सीक्वेंस बना था, जो चेन बनी थी, वो टूट गई, प्रोड्यूस नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एनर्सिया। एनर्सिया क्यों होनी चाहिए, बिकॉज कि ये अपनी मैकेनिकल एनर्जी को रीस्टोर कर सके। इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, हम जैसे हैं वैसे रहने की प्रॉपर्टी। यदि रेस्ट में है तो ये पहले मोशन में था, फिर वापस आया, फिर अपनी पोजीशन को रीगेन कर रहा है, फिर गया, फिर रीगेन कर रहा है, तो एनर्जिया होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। फ्रिक्शन का मतलब होना चाहिए, आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, गाड़ी में बता जंग लगी है तो चालू ही नहीं हो रही है, आप बार बार किक मार रहे हो, वहां पे जंग लगी है, वो चालू ही नहीं हो रहा है, किक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जो मीडियम पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन कम से कम होनी चाहिए। फ्रिक्शनलेस तो नहीं हो सकता, कम से कम होना चाहिए ताकि ये मूवमेंट कर सके। फ्रिक्शन है मतलब यहां से एनर्जी जा रही है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। भाई चेयर रखी हुई है, हम तो यहां से धक्का दे रहे हैं, चेयर पे चेयर रखी हुई, चेयर से हम धक्का दे रहे हैं, इनको यहां पीछे से खींच रहा है, जब खींच रहा है तो चेयर आगे नहीं बढ़ेगा, वही रुका रहेगा। फिर हम धक्का देंगे, हम कितनी भी एनर्जी दे दें वो आगे नहीं बढ़ा, यानी कि फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। तो तीन प्रॉपर्टी ये है साउंड के उसके लिए, प्रोपेगेशन के लिए, इलास्टिसिटी, इनर्शिया एंड फ्रिक्शनलेस। तो ये होता है वाइब्रेशन का साउंड के कॉन्सेप्ट। तो वाइब्रेशन साउंड में हमने पढ़ लिया है कि वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है। मीडियम पार्टिकल जो होते हैं वाइब्रेशन करते हैं।
वाइब्रेशन कह दीजिए या थोड़ा सा और इसको फिजिक्स के टर्म में जाएंगे तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कंपन बोल दीजिए या इसको दोलन भी कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है, यहां पे देखिएगा, टर्म्स रिलेटेड टू साउंड। साउंड से रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात कर रहे हैं, साउंड से रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन से टर्म पढ़े हमको? एम्पलीट्यूड, हिंदी बोलते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड। सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, हिंदी बोलते हैं इसको आवृत्ति। तीसरा होगा हमको क्या पढ़ना है? टाइम पीरियड, इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप आवर्तकाल। चौथा होता है आपका वेवलेंथ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। और एक और हो जाएगा वेव स्पीड। वेव स्पीड का मतलब हुआ आपका तरंग चाल। तो टर्म्स रिलेटेड टू साउंड में, टर्म्स रिलेटेड टू साउंड में हमको क्या क्या पढ़ना है? टर्म्स रिलेटेड टू साउंड में हमको जो चीजें पढ़नी है वो पहला है एम्पलीट्यूड, सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज टाइम पीरियड, फोर्थ इज वेवलेंथ एंड नेक्स्ट इज वेव स्पीड। हिंदी में कहते हैं एम्पलीट्यूड इन आयाम, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, टाइम पीरियड इट इज ऑल्सो कॉल्ड आवर्तकाल, और वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्घ्य, और वेव स्पीड का मतलब तरंग चाल। अब एक एक करके आई गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन। द फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए आपको वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टिकल यहां पे है, यहां पे मान लीजिए कोई पार्टिकल रखा हुआ और आपने उसको यहां से डिस्टर्ब किया, यहां से आपने उसको एनर्जी दी, तो एनर्जी दी तो ये क्या करता है? ऐसे ऐसे मोशन करता है, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। तो इसी के बारे में को पढ़ना है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव स्पीड और टाइम पीरियड, इसी के बारे में। तो थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसका डायग्राम कुछ ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। दोलक पढ़ा होगा हमने, ऑसिलेशन पढ़ा है, पेंडुलम पढ़ा है। तो ये सारा पेंडुलम का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। तो लेट अस सपोज यहाँ पे पेंडुलम है, भाई बात आप इसको यहाँ पे वाइब्रेशन करके समझिए या यहाँ से वाइब्रेशन करके समझिए, बात तो एक ही है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे ये कोई पेंडुलम है, वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और इसको हम यहां से इधर ले आए और वापस छोड़ दिए। तो वापस छोड़ देंगे तो ये क्या होगा? ऐसे ऐसे मोशन करने लगेगा। या इधर लाके छोड़िए, इसको यहीं से आपने एनर्जी दे दी, यहाँ पे आप इसको करें, कॉन्सेप्ट ऐसे, इसको आप पेंडुलम सपोज कर लीजिए, ये मान लीजिए पेंडुलम लटका हुआ। अब इसको आपने क्या किया? आपने ऐसे किया, तो जब ऐसे करेंगे तो ऐसे 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 क्या करने लगेगा? ये वाइब्रेशन करने लगेगा। ठीक, इसी को वाइब्रेशन करते हैं, इसी को ऑसिलेशन बोलते हैं। तो हम आपको समझना ही है, हम समझना है कि साउंड के पार्टिकल के वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस एग्जांपल से क्लियरली समझिए। तो लेट अस सपोज यहाँ पे ये कोई पार्टिकल है, आपने जैसे यहाँ पे एनर्जी दी, ये ऐसे 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 मोशन करने लगता है। ठीक, ये वाइब्रेशन कर रहा है या ऑसिलेशन कर रहा है, दोलन कर रहा है। ठीक, इसी गति को दोलन गति भी कहते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट में यहाँ पे समझने के लिए इसको हम थोड़ा सा मिड में डायग्राम बना रहे हैं। यदि मिड में डायग्राम बनाते हैं तो ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट था आपका, यहां से इसको फोर्स दिया तो ये ऐसे मोशन करने लगा, ये ऐसे। तो ये जो पोजीशन है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है तो उसकी जो पोजीशन होती है, इट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। If any object is at rest, then its position is said to be mean position. और जब भी उसको एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो अपने मीन पोजीशन के अराउंड वो मोशन करती है। हमेशा जो मोशन होता है, जो वाइब्रेशन होता है, उसके मीन पोजीशन के अराउंड होता है। तो ये जब यहाँ पे रेस्ट में है तो इसकी पोजीशन कौन सी हो गई?
मीन पोजीशन, और जब इसको यहां से एनर्जी दे रहे हैं तो अब इस मीन पोजीशन के अराउंड ये ऐसे ऐसे मोशन करता है। तो इस मीन पोजीशन के एक साइड में मैक्सिमम जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the oscillator, by the particle, and either side of its mean position is called its amplitude। मतलब कि यदि यहां पे ये वाइब्रेशन कर रहा था, यहां पे हमने यदि, तो ये यहां जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर इधर आएगा, इसका मोशन धीरे 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 घटता जाएगा, ये रुक जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम इस मीन पोजीशन के, यहां पे मीन पोजीशन है, ये मैक्सिमम कितनी दूर गया था, यहां पे ये मीन पोजीशन है और ये इधर जा रहा है इस मीन पोजीशन के, तो ये मैक्सिमम कितनी दूर गया था, इतनी दूर। तो ये मीन पोजीशन के मैक्सिमम जितनी दूर जाता है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। या तो इस साइड की बात कर लीजिए, इस साइड, आइदर साइड, इस साइड या इस साइड, जिधर भी गया, दोनों तरफ कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम पोजीशन जो भी हो। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और आयाम। यानी कि इसके मेन पोजीशन के किसी एक तरफ अधिकतम दूरी जो ट्रैवल करती है उसको हम बोलते हैं कि वो इसका आयाम है, इस वाइब्रेशन का। क्लियर? मैक्सिमम पोजीशन क्या, यहां से मैक्सिमम, या इधर गया, इधर से ये मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम कितना, ये यहां तक भी गया होगा, किसी बार यहां गया होगा, किसी बार यहां गया होगा, किसी बार यहां गया होगा, सबको मिलाकर मान लो मैक्सिमम यहां तक आया था, इसके पार नहीं है, इसके पार नहीं। तो यहां से ये जो मैक्सिमम, ये जो डिस्टेंस हुआ वो हो गया आपका एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्टेंस में जो ट्रैवल किया एम्पलीट्यूड हो गया। क्लियर? अब एक चीज और करिए, वन ऑसिलेशन किसको कहते हैं या वन वाइब्रेशन किसको कहते हैं, एक कंप्लीट वाइब्रेशन किसको कहते हैं। किसी भी पोजीशन से शुरुआत कर लीजिए भाई, मान लीजिए सीधा सा कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बिल्कुल हटा दिए, सबको समझिए, इसको अब छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए यहां पे एक सर्कल है, एक कंप्लीट गोला कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ, जहां से चले थे वहीं पे पहुंच जाए। इसका मतलब ये यहां से हमने अपनी दौड़ चालू की थी, ये पूरा घूम के यहां पहुंच जाए, एक राउंड कंप्लीट हो गया फील्ड का। यदि यहां से हमने चालू किया था तो यहां से पूरा घूम के यहां आ जाए, एक हमारा कंप्लीट हो गया चक्कर। यदि हमने यहां से चालू किया था दौड़ना तो पूरा कंप्लीट करके यहां पहुंचे, यानी जहां से चला था पूरा कंप्लीट पाथ ट्रेवल करने के बाद यदि ये उसी पोजीशन में पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं किसने अपना एक ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया। इफ द पार्टिकल ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर पाथ देन इट इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। यानी कि यदि यहां से शुरू करेंगे तो यहां से यहां जाए फिर वापस आ जाए, जहां से शुरू कर रहा है पूरा पार्ट ट्रेवल करे वापस आ जाए। यानी कि फील्ड में यहां से शुरू किया था और घूम के वापस यहीं आ जाए। फील्ड में दौड़ना यहां से शुरू किया हमने, यहां से यहां पहुंचे वापस यहां जाए, नहीं, पूरा पाथ ट्रेवल करके, यहां से शुरू कर रहे हैं तो पूरा पाथ ट्रेवल करके हम वापस अपनी पोजीशन में आते हैं तो कहा जाता है एक चक्कर हमने कंप्लीट कर लिया। तो उसी तरीके से वन वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ, यदि यहां से पार्टिकल अपना वाइब्रेशन स्टार्ट करता है, हमने यहां ले आके इसको छोड़ा था, और यहाँ पे पार्टिकल यहां पे था और यहां लाके हमने इसको छोड़ दिया था, तो ये पार्टिकल यहां से यहां आया, फिर इधर आया, फिर यहां आया, फिर वापस आया। यानी कि यहां से इधर आया और फिर वापस यहां चला है, यहां से इधर आया यहां तक और फिर वापस यहां चला गया, यहां से इधर आया यहां तक और फिर वापस चला गया। तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब यहां से छोड़ा हमने, यहां से क्या हो रहा है, यहां से ये यहां तक आया, अभी मेन पोजीशन नहीं है, वापस यहां पहुंच गया। तो जब यहां से यहां आके फिर वापस पहुंच गया तो इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। क्लियर? अब समझिए, एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। मतलब यदि वहां पे थे हम और हमको पूरा जाना है, घूम के वापस यहां तक आ जाना है, हम यहां पे थे, गए वापस घूम के हमको यहां आ जाना है, तो ये यहां से यहां जाके यहां आने में हमारा एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। और इस वाइब्रेशन कंप्लीट करने में हमने जो समय लिया
उस समय को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। क्लियर? तो यदि यहां से वाइब्रेशन की बात हम कर रहे थे, एक वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ, ये यहां से यहां जाए और फिर वापस आ गए, एक वाइब्रेशन कर लिया। और इस वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड हुआ। यदि हम यहां से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे और उस समय हमने घड़ी की सुई स्टॉपवॉच चला दी, ये वाइब्रेशन पार्टिकल करते 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 यहां पहुंचा, फिर करते 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 यहां पहुंचा, हमने घड़ी देखी 3 सेकंड हुआ है, यानी कि इसका टाइम पीरियड हो गया 3 सेकंड, 3 सेकंड। क्लियर? तो द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज टाइम पीरियड। क्लियर? अगला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक, अभी इसका उल्टा, अभी हमने कहा कि एक वाइब्रेशन करने में जो समय लग रहा है वो टाइम पीरियड हुआ। इसका रिवर्स कर लीजिए, 1 सेकंड में जितना वाइब्रेशन कर लिया वो फ्रीक्वेंसी हुआ। मान लीजिए इस पार्टिकल को हमने यहां पे छोड़ दिया और ये यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यानी कि 1 सेकंड में ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से 4 बार 4 ऑसिलेशन कर लिया, तो इससे फ्रीक्वेंसी हुई 4। यानी कि एक वाइब्रेशन करने में जो समय लगता है वो टाइम पीरियड हो गया, आवर्तकाल हो गया, और 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन करता है उसको उसका फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति बोलते हैं। द टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड एंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। आप यहां पे वहां तक माने जाना है, हमने घड़ी देखा, हम 1 सेकंड में वहां से यहां से यहां 4 चक्कर लगा रहे थे, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी 4 है। इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है, तो बोलेंगे 4 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी होगी। अब अगली चीज होगी हमारी वेवलेंथ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ को हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, अब समझिएगा, मान लीजिए कोई वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, इसके मीडियम पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? ऐसे ऐसे, और वेव कैसे जा रही है? सीधे। तो जितनी मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है और वेव जा रही है ऐसे, तो मीडियम पार्टिकल ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया। इसका मतलब क्या है? अपनी इस पोजीशन से यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, यानी कि मीडियम पार्टिकल ने यहां से शुरू किया, इधर गया, इधर आया, फिर यहां आया, फिर यहां वापस आ गया, तो इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया। इस वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में वेव मान लीजिए कि यहां से यहां पहुंच गई, तो इसको बोलेंगे वेवलेंथ, और इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक? तो डेफिनेशन क्या हुई? जितने टाइम में मीडियम पार्टिकल एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है उतने टाइम में वेव तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव in time in which the medium particle completed its one vibration is called waveling. माध्यम के कण द्वारा एक वाइब्रेशन करते में के समय में वेव जितनी देर चली, जैसे हम कह रहे हैं, हम यहां पे एक छोटा बच्चा हमने खड़ा कर लिया और हम कहें कि हम यहां से यहां जाएंगे और फिर वापस आएंगे, एक वाइब्रेशन हो गया। और लड़के को कहे इधर चली जाओ तुम, तो हम यहां से यहां गए और हम वापस यहां चले गए। इतनी दूर में लड़का जितना ट्रेवल किया, तो ये क्या होगी? वेवलेंथ होगी। अब हमको मान लीजिए कि मीडियम पार्टिकल है हम, और लड़के को इधर जाने से मान लीजिए कि वेव जा रही है, तो हम यहां पे हैं, हम यहां से इधर आएंगे और वापस अपनी जगह पे आएंगे, तो हमने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया। और इतने ही समय में लड़का मान लीजिए यहां से पहुंच के यहां चला गया। तो इस ये जो डिस्टेंस हो रही है, इसको हम बोल देंगे वेवलेंथ। डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन टाइम इन विच द मीडियम पार्टिकल कंप्लीटेड इट्स वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। और वेव स्पीड क्या होगी? वेव स्पीड यानी कि तरंग चाल। तो वेव स्पीड का मतलब हो जाएगा वेव की स्पीड, तरंग की चाल,
और चाल होता क्या, 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड इज स्पीड। तो वेव ये जो जा रही है ये 1 सेकेंड में, यहां से वेव शुरू हो रही है, ये वेव शुरू हो रही है, मान लीजिए कि 1 सेकेंड में यहां से यहां तक पहुंची, 1 सेकेंड में यहां से यहां पहुंची, चालो। अब एक चीज यहां पे समझ लेते हैं, लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ होता क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल कितना, कौन सा डिस्टेंस, जब तक मीडियम पार्टिकल एक वाइब्रेशन कर रहा है, यानी कि अब इसको ऐसे समझिए, 1 सेकेंड में ये कॉन्सेप्ट, यानी कि लैम्डा का मतलब हो गया वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होता था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव in which medium particle complete one vibration। मीडियम पार्टिकल जितने समय में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है उतने समय में वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो क्या, वेवलेंथ। यानी कि वेवलेंथ इक्वल टू क्या, अब मीडियम पार्टिकल को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, उसके टाइम पीरियड के बराबर। टाइम पीरियड होता है क्या, टाइम पीरियड इक्वल टू टाइम टेकन इन 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, 1 कंप्लीट वाइब्रेशन। हम बात कितना कर रहे हैं, 1 कंप्लीट वाइब्रेशन। यानी कि वेवलेंथ क्या हो गई, इसका मतलब वेवलेंथ हो गई, देखिए वेवलेंथ इक्वल टू होता है वेव द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन विच मीडियम पार्टिकल कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो मान लीजिए यहां ये वेव यहां पे समझिए नीचे, ये यहां से यहां तक मीडियम पार्टिकल ने कंप्लीट किया और वेव वहां से यहां चली गई, तो ये दूरी ही तो लैम्डा हुई। जब मीडियम पार्टिकल यहां से शुरू करके यहां जा रहा है फिर वापस यहां जा रहा है, तो ये वाइब्रेशन कंप्लीट किया, और इतने सेकंड में ये जितनी दूरी चली लैम्डा। और ये मीडियम का पार्टिकल यहां से यहां जाके एक वाइब्रेशन करने में जो समय लेता है वो समय क्या होता है, टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड को किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से। यानी कि मीडियम वेवलेंथ क्या हुआ, यहां से यहां तक दूरी जाने में इस वेव को कितना टाइम लगा होगा, टी। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल इन कितना हो गया, टी सेकेंड। तो अब यहां पे हो गया लैम्डा इक्वल टू वी टी, क्योंकि यहां पे हो गया डिस्टेंस ट्रेवल निकालने का क्या हुआ, दूरी बराबर चाल गुणे समय, स्पीड इंटू टाइम, तो वी टी। और टी क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन एन, या यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड, वेयर टी इज द टाइम पीरियड आवर्तकाल। यानी कि लैम्डा इक्वल टू डिस्टेंस का होता है स्पीड इंटू टाइम, v इंटू टी। लैम्डा इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम टी, और टाइम टी आवर्तकाल क्या होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। इस टी के जब करना लिखा 1 अपॉन एफ, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन एन या एफ। यदि फ्रीक्वेंसी को हम एन से डिनोट करते हैं तो एन हो गया, तो वी इक्वल टू एन लैम्डा। ये होता है इसका डेफिनेशन। क्लियर।